नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट एसकेएमयू सेमेस्टर 2 में है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस बार आप लोगों को ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, भौतिक भूगोल पढ़ना है। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ज़्यादा मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, केवल मैं टॉपिक पर बात करता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, नेचर एंड स्कोप। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृति विज्ञान होता है। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम होता है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, इसको पढ़ना है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, इन सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर यूनिट 2 में दिया गया है जियोमॉर्फिक प्रोसेस रेशन। तो एक तरह से यहाँ पढ़ना है कि अपर्दन क्या होता है, अवक्षय क्या होता है, इनको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जैसे वायुमंडल क्या होता है, ठीक है, इनके संरचना संगठन, इन सबको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब जो जलवायु वर्गीकरण होता है, जैसे कॉपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण क्या है, थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण क्या है, कौन कौन से जलवायु प्रदेश होते हैं, इन सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट 5 में आप लोगों को ओशेनोग्राफी पढ़ना है, मतलब समुद्र विज्ञान पढ़ना है। तो इन्हीं सभी से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। यहाँ पर मैंने मतलब जो भी था सिलेबस हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, मेजर पेपर 2 में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। यूनिट 1 में आप लोगों का जियोमॉर्फोलॉजी से प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, भू आकृति विज्ञान क्या है, भू आकृति विज्ञान किसे बोला जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी किसे बोला जाता है, इसको बताना है। तो भू मतलब होता है भूमि, आकृति मतलब उसका स्वरूप कैसा, उसका आकार है, साथ ही साथ विज्ञान मतलब अध्ययन करना। तो भू आकृति विज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा, भूमि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की आकृतियों, जैसे नदी, नाला, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सभी चीज़ों का अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न स्थल रूपों के अध्ययन की शाखा है। मतलब पृथ्वी पर, भूमि पर जो भी आकृति पाए जाते हैं, कहीं पर्वत पाया जाता है, कहीं पठार पाया जाता है, कहीं नदी नाले, ये सभी होते हैं। तो इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है। विच थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो इसका सिद्धांत दिया गया है निहारिका सिद्धांत। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सौरमंडल की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत निहारिका सिद्धांत है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने मुख्य भाग हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। पहला भूपट्टी, दूसरा मेंटल, और एक और है आपका क्रोड। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने भाग हैं, 3 भाग, भूपट्टी, मेंटल और क्रोड, ध्यान रखिएगा। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है समस्थिति क्या है, एसोटेसी क्या है, इसका बताना है आपको। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, समस्थिति पृथ्वी की परपट्टी और मेंटल के बीच संतुलन अवस्था को कहते हैं। समस्थिति क्या कहते हैं, पृथ्वी की परपट्टी और मेंटल जो होता है, इसके संतुलन को ही हम लोग समस्थिति कहते हैं। आगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किससे संबंधित है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किससे संबंधित है, इसको बताना है। तो यह पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति से संबंधित है। पृथ्वी की जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जो 1932 में दिया गया था, मार्गन हैरी है जैसे विद्वानों द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है मोड़ क्या है, फॉल्ट क्या है, इसको बताना है। तो चट्टानों के दबाव से मोड़ने की प्रक्रिया मोड़ कहलाती है। फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, चट्टानों के दबाव से मोड़ने की प्रक्रिया मोड़ कहलाती है, फॉल्ट कहलाती है। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है भ्रंश किसे कहते हैं, फॉल्ट किसे कहते हैं। एक होता है फॉल्ट और एक होता है फॉल्ट। तो फॉल्ट मतलब होता है मोड़ और फॉल्ट मतलब होता है भ्रंश। तो चट्टानों में दरार पकड़ करके विस्थापन होने को भ्रंश कहते हैं। चट्टानों में दरार पकड़ करके विस्थापन होने को क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, ठीक है। और जब चट्टानों के दबाव से कोई मुड़ जाता है, तो इस प्रक्रिया को मोड़ कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो प्लेटों की आपसी गति भूकंप का मुख्य कारण होता है। बाकी भूकंप के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य जो कारण माना जाता है तो प्लेटों की गति माना जाता है। एक होता है अपसारी प्लेट, एक होता है अभिसारी प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती है तो पृथ्वी का कंपन होता है, और इसी कंपन को क्या बोला जाता है, भूकंप बोला जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है ज्वालामुखी क्या है, व्हाट इज वोल्केनो। पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, गैस और राख का बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। क्या है, यहाँ पर से देख लीजिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा, गैस निकलेगा और राख निकलेगा।
ये सभी क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कहलाते हैं। पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस और राख का बाहर निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट 2 में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है अपरदन क्या है, इरोजन क्या है, इसको बताना है। तो बाह्य शक्तियों द्वारा स्थल रूपों के कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। देखिए, एक होता है अपक्षय और एक होता है अपरदन। तो अपरदन कहने का मतलब क्या है? कटाव कहने का मतलब है। जैसे कोई भी चीज़ कट करके बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरदन कहेंगे। लेकिन अपक्षय क्या होता है? अपनी जगह पर ही कट करके गिर करके वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाह्य शक्तियों द्वारा स्थल रूपों के कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और अपक्षय का मतलब क्या होता है? तो अपक्षय को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना ही अपक्षय कहलाता है। और जब ये टूटा फूटा हुआ कहीं दूसरी जगह चल जाता है तो इसको अपरदन बोला जाता है। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है डेविस का अपरदन चक्र किस पर आधारित है? तो यह समय और स्थल रूप विकास पर आधारित है। डेविस का अपरदन चक्र किस पर आधारित है? समय और स्थल रूप विकास पर। 13 नंबर का क्वेश्चन है प्लैंक का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह जो प्लैंक का सिद्धांत है किस पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थल उत्थान की गति पर बल देता है। प्लैंक का सिद्धांत किस पर बल देता है? स्थल उत्थान की गति पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 14 नंबर का क्वेश्चन, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो इन्हें फ्यूवियल स्थल रूप कहते हैं। नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप को क्या कहते हैं? फ्यूवियल स्थल रूप कहते हैं। शॉर्ट में बता दे रहे हैं ताकि मतलब ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा टाइम भी बर्बाद ना हो। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी से यहाँ पर प्रश्न बनेगा, जलवायु विज्ञान से प्रश्न बनेगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही हम लोग यहाँ पर रहते हैं। क्षोभ मंडल में मतलब जो रहता है मनुष्य रहता है, यहीं पर ही विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे आंधी, तूफान, बादल, ये सभी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है सौर परिवार को क्या कहते हैं? सौर परिवार को क्या कहते हैं, इसको बताना है। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं। सौर विकिरण क्या कहते हैं? सौर विकिरण किसको कहते हैं? इंसोलेंट किसको कहते हैं? तो सूर्य से जो पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, जो रोशनी मिलती है, इसी को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं या फिर सौर विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है पढ़ लीजिएगा, एकदम फिक्स है, बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। वायुदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है पवन किस कारण चलती है? तो वायुदाब के अंतर के कारण। कहीं पर वायुदाब ज़्यादा होता है, कम होता है, इसके कारण क्या होता है? वायुदाब चलती है, मतलब सॉरी पवन चलती है। पवन किसके कारण चलती है? वायुदाब के अंतर के कारण। 4th यूनिट से आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और बाद क्या बोल देते हैं यार। 4th यूनिट में आप लोगों को दिया हुआ है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन एंड साइक्लोन्स, जिससे मतलब जलवायु का वर्गीकरण करना है और एक प्रकार से चक्रवात क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कोपेन जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो तापमान और वर्षा पर। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? तापमान और वर्षा पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण महासागरों में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? उष्ण महासागरों में। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है मानसून किस प्रकार की पवन है? तो मौसमी पवन। मानसून किस प्रकार की पवन है? मौसमी पवन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है अल नीनो क्या है? अल नीनो क्या है, इसके बारे में बताना है। तो प्रशांत महासागर में तापमान वृद्धि की असामान्य घटना अल नीनो कहलाती है। प्रशांत महासागर में तापमान वृद्धि की असामान्य घटना क्या कहलाती है? अल नीनो कहलाती है। 5th यूनिट में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ ओशेनोग्राफी। ओशेनोग्राफी को देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, जैसे समुद्र विज्ञान से प्रश्न रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन महासागरीय धाराएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा महासागर के जल का निश्चित दिशा में बहाव। महासागर के जल का निश्चित दिशा में बहाव या फिर निश्चित दिशा में प्रवाह क्या कहलाता है? महासागरीय धारा कहलाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण। फिर से देख लीजिए ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो चंद्रमा हो गया, दूसरा सूर्य हो गया और पृथ्वी, इन सभी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर एक बात बताने भूल गए हैं कि ज्वार भाटा बोलते हैं किसको है? तो जब सूर्य और चंद्रमा साथ ही साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो समुद्र का पानी होता है ऊपर उठ जाता है, तो इसको ज्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वार। और यह वापस जब नीचे गिर जाता है और फिर से वापस समुद्र की ओर चला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। ठीक है, मतलब समुद्र के पानी को ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार और फिर से ऊपर जैसे उठा और वापस जाने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है महासागरीय लवणता से क्या तात्पर्य है। महासागरीय लवणता क्या होता है, तो मतलब जैसे 1 किलो पानी में कितना नमक की मात्रा पाया जाता है, इसी को महासागरीय लवणता कहा जाता है। और पृथ्वी में औसत लवणता कितना है, महासागरीय लवणता कितना है, तो 35% है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, समुद्री जल में घुले हुए लवणों की मात्रा महासागरीय लवणता कहलाती है। पृथ्वी पर 35% जो है महासागरीय लवणता है, ठीक है, मतलब औसत प्रतिशत इतना है। और एक केजी में नमक में जितना पर पाया जाता है, 1 केजी पानी में जितना नमक की मात्रा पाया जाता है, इसको लवणता बोलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रवाल भित्ति कहाँ बनती है। उष्ण एवं उथले समुद्री जल में प्रवाल भित्ति कहाँ बनती है, तो उष्ण एवं उथले समुद्री जल में। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया में है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो प्रश्न क्या बनेगा, इसको देख लीजिएगा। भू आकृतिक विज्ञान की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि एकदम क्वेश्चन आएगा कि भू आकृतिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करें, इसका महत्व क्या है, इसको बताएं। तो यहाँ देख लीजिए, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं आंसर के रूप में। तो देखिए यहाँ पर जो मैं बताऊंगा ना, उसको केवल ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हो सकता है कि नहीं समझ पाएंगे। तो भू आकृति विज्ञान मतलब क्या होता है, भूमि में, हमारे भूमि में जो भी स्थलाकृति पाए जाते हैं, जो भी भूमि का स्वरूप पाया जाता है, कहीं पर नदी, नाला, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सभी का अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। इसकी प्रकृति देखें तो इसका प्रकृति क्या होता है, गतिशील होता है। इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है। कहीं यदि चट्टान पाया जा रहा है तो हमेशा वह चट्टान एक जैसा नहीं रहता है। कभी अपक्षय, कभी अपर्दन के कारण क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। समझिएगा, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। इन सभी भौतिक स्वरूप का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। साथ ही साथ इसकी प्रकृति गतिशील होती है, निरंतर बदलती रहती है। इसकी प्रकृति बहुविषयक होती है, बहुत सारे विषयों से जुड़ी होती है, ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या होता है, बहुत विस्तृत होता है। यहाँ पर आप लोग एक नज़र में देख सकते हो, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत शाखा है, जिसका संबंध पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थलाकृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन से है। पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है, बल्कि उस पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, मरुस्थल, हिमानी क्षेत्र, तटीय मैदान और अनेक प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है। इन सभी स्थल रूपों की उत्पत्ति, विकास, संरचना और उनकी परावर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यह विज्ञान पृथ्वी की सतह को केवल वर्तमान विषय से नहीं देखता, बल्कि यह भी समझने का प्रयास करता है कि ये स्थल स्वरूप किस प्रकार बने हैं, किन शक्तियों से बने हैं, इन सभी का आकार किस प्रकार से बना है, इसी सभी का अध्ययन होता है। तो इसको पढ़ लेना एक नज़र में आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी में भू आकृति विज्ञान मतलब जो पाए जाते हैं, नदी, नाला, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, ये सभी का अध्ययन, इन सभी स्वरूपों का अध्ययन क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में, या फिर आप लोग ज्ञान सागर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान सागर ऐप में आप लोगों को PDF मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए उसको बताना है। एक्सप्लेन द मेजर थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए उसको बताना है। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए, मेरा एक और चैनल है, नीड स्टडी है, आप लोग उसको देख सकते हो, वहाँ पर किस तरह से कंटेंट दिए जाते हैं। जल्द ही मैं आप लोगों का SKMU में जो भी सब्जेक्ट है सारा मैं आप लोगों को वहाँ पर तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। बस अभी BVU का जो है ना, BVU का 7 तारीख तक एग्ज़ाम है, तो 7 तारीख के बाद ही मैं आप लोगों का अपलोड कर पाऊँगा। साथ ही साथ कल मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा आएंगे, उसके बाद आप लोगों का जितना मेजर पेपर रहेगा, मेजर पेपर आप लोगों को ज्ञान सागर में कवर कराया जाएगा। और जितना कॉमन पेपर रहेगा या फिर जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सारा सब्जेक्ट का ट्रैक कराना चाहेंगे, ठीक है। मतलब जितना भी रहेगा कोशिश करेंगे कि नीड स्टडी में भी आएगा। सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा कि वहाँ पर किस प्रकार से कंटेंट दिए जाते हैं, ठीक है, नीड स्टडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत से वर्णन कीजिए। इसको देख लेना है। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इन द डिटेल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से आता है, उसी सबको बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, समस्थिति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोटेसी। समस्थिति क्या होता है, इसके अवधारणा को बताना है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का क्या करना है, विस्तृत वर्णन करना है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है गड़बड़ हो जाता है कभी कभी इंग्लिश पढ़ते हैं तो। क्या है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन डिटेल। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का विस्तृत से वर्णन करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अपक्षय एवं अपरदन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इनके प्रकारों को भी बताइए। अपक्षय अपरदन क्या होता है, इसकी अवधारणा को बताना है। अपक्षय मैंने आपको बता दिया। अपक्षय क्या होता है, अपने ही जगह पर चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। और जब यह बह करके कट करके एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है तो इसको हम लोग अपरदन बोलते हैं। अपरदन बहुत प्रकार के होते हैं, वायु अपरदन, पवन अपरदन, नदी अपरदन, इस प्रकार से आपको बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, डेविस अपरदन चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डेविस साइकिल ऑफ इरोजन इन डिटेल। डेविस के अपरदन चक्र का विस्तृत रूप से बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, पेंग के अपरदन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसे डेविस के सिद्धांत से भिन्न बताइए। मतलब पेंग का अपरदन सिद्धांत दिया गया है, डेविस का भी अपरदन सिद्धांत दिया गया है, तो दोनों को अलग अलग रूप में मतलब यहाँ पर बताना है आपको। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक्सप्लेन पेंग थ्योरी ऑफ इरोजन एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम डेविस थ्योरी। पेंग थ्योरी और डेविस थ्योरी मतलब अलग अलग बताना है। फोर्थ नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, नदी जनित स्थलारूपों का विस्तृत वर्णन करें। डिस्क्राइब द इरोजनल एंड डिपोजिशनल फ्यूवियल लैंडफॉर्म्स इन डिटेल। नदी अपरदन के द्वारा बहुत सारे क्या होते हैं, नदियों के द्वारा क्या होते हैं, बहुत सारे आकृतियाँ बनती है, स्थल रूप बनते हैं, उन्हीं सभी को यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, आप लोग जब ऐप में PDF डाउनलोड करिएगा ना तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, कास्ट स्थल रूपों का विस्तृत से वर्णन करें। क्या बोल देते हैं यार, कास्ट स्थल रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब कार्ट लैंडफॉर्म्स इन डिटेल। कार्ट स्थल रूप क्या होता है इसको बताना अच्छी तरह से। यहाँ पर देख सकते हो, कार्ट्स लैंडफॉर्म्स एंड साइकिल ऑफ इरोजन, तो इसको पढ़ना है आपको अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर बनेगा, पवन जनित स्थल रूपों का विस्तृत वर्णन करें। पवन जनित स्थल रूप कौन कौन से होते हैं इसको बताना है, पवनों के द्वारा क्या क्या उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हिमानी स्थल रूपों का विस्तृत वर्णन करें। हिमानी जो स्थल रूप होते हैं उसको बताना है। आगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है, तटीय स्थल रूपों का विस्तृत वर्णन करें। डिस्क्राइब कोस्टल लैंडफॉर्म्स इन डिटेल। तटीय स्थल रूप क्या होते हैं इसको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन का विस्तृत वर्णन करें। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिटेल। वायुमंडल की संरचना मतलब वही कि कितने परतें पाई जाती है, उन सभी परतों को बताना है, जैसे ट्रोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, थर्मेस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर, इसको देख लेना आपको। जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सब होते हैं, 5 गो होते हैं मंडल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सौर विकिरण तथा उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। सौर विकिरण क्या होता है, इंसोलेशन क्या होते हैं, इसके कौन कौन से कारक होते हैं इसको बताना है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन बनेगा, वायुदाब एवं पवन प्रणाली का विस्तृत वर्णन करें। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ज्योग्राफी से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कोई फिक्स नहीं रहता है, इसलिए सिलेबस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और जल्द से जल्द जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं सभी को आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और इससे झंझट से बचना है तो PDF डाउनलोड करना है, 60 रुपया लगेगा, और क्या लगेगा, कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन करें। तापमान को कौन कौन प्रभावित करते हैं इसके विस्तृत कारकों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, आर्द्रता एवं वर्षा की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करें। तो जो भी लिखा हुआ है नोट करते जाइएगा आप लोग यहाँ पर। अब और यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन तो हो गया आप लोगों का, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, कोपन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। कोपन के जलवायु वर्गीकरण को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कोपन का जलवायु वर्गीकरण। आगे आपका यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन, थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली की विवेचना करें। थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण की विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण चक्रवातों का विस्तृत वर्णन करें। डिस्क्राइब ट्रॉपिकल एंड क्या लिखल है, टेम्परेट साइक्लोन्स इन डिटेल।
आगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है मानसून की उत्पत्ति एवं तंत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ओरिजिन इन क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ द मानसून। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो भी तंत्र दिए हुए हैं उसको बताना है। आगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है अल-नीनो की परिघटना की व्याख्या कीजिए तथा इसके वैश्विक प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको पढ़ना अच्छी तरह से। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा महासागरीय तल के स्थलाकृतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। महासागरीय तल के कौन कौन से स्थलाकृति होते हैं, जैसे महासागरीय गाद होता है, नितल होता है, महासागरीय मग्न तट होता है, इन सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है महासागरीय जल की गतियाँ, तरंगे, धाराएं एवं ज्वार भाटा का विस्तृत वर्णन करें। महासागरीय जल की गतियाँ क्या होता है, तरंगे क्या होता है, इन सबको पढ़ लेना है। आगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है महासागरीय लवणता की वितरण और उसके निर्धारक तत्वों का विस्तृत रूप से वर्णन करें। मतलब महासागरों में क्या होता है, कहीं पर लवणता ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, तो कहीं कम होता है। इसी को लिखना है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे आपका क्वेश्चन बनेगा परवाल भित्तियों का निर्माण, प्रकार एवं महत्व का विस्तार रूप से वर्णन करें। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन टाइप्स एंड सिग्निफिकेशन ऑफ कोरल रीफ्स। परवाल भित्तियाँ क्या होता है, इसका निर्माण किसे होता है, कौन कौन से महत्व है, इसको बताना है। आगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है समुद्री निक्षेपों का विस्तृत वर्णन करें, पढ़ लीजिएगा। और नीट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ज्योग्राफी का जो है ना, ज्योग्राफी का एकदम पूरा खतरनाक तैयारी करवाएंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लास्ट हमारा यहीं पर क्वेश्चन था। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।